नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद में इस समय चर्चा हो रही है डीलिमिटेशन का विधेयक पर, और इसको आरक्षण की आड़ में डीलिमिटेशन विधेयक पास कराने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इस विधेयक के पास होने की संभावनाएं क्षीण क्या असंभव जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्योंकि संसद में जो संख्या बल है वो सरकार के पक्ष में यानी सत्ता पक्ष के बिल्कुल खिलाफ है। उसके बावजूद सरकार ये हिम्मत कर रही है, जुटा रही है। कैसे हिम्मत कर रही है ये वोटिंग के बाद पता लग जाएगा। देर शाम इसमें वोटिंग होगी। हालांकि 4 बजे पहले समय रखा गया था, लेकिन चर्चा लंबी चली, जिसकी वजह से अब ये देर शाम इस पर वोटिंग होगी। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ संसद में, उस दृश्य ने फिर एक बार दिखा दिया कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर कितनी एक जिसको कहते हैं कि निरपेक्ष रूप से एक व्यवहार किया जाता है, वो ओम बिरला साहब ने एक बार फिर सिद्ध किया है। और दूसरी बात, ये एक बात स्पष्ट हो गई है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, हालांकि ये इस पूरे सरकार के दौरान, कि सत्ता पक्ष संसद में इतनी अराजकता करता है। जब वहाँ पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग उनको बोलने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, और उस व्यवधान में और ज़्यादा व्यवधान पैदा करने की कोशिश खुद स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस विधेयक के जिस मकसद से सरकार ने एक स्पेशल सत्र बुलाया है, उस मकसद में कामयाबी शायद ना मिले, क्योंकि मकसद ये भी था कि अगर ये नहीं पारित होता है, ये पता है सरकार को भी, तो वो महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधेगी कि इन्होंने पारित नहीं होने दिया। लेकिन विपक्ष ने कह दिया कि हम महिला आरक्षण विधेयक तो पहले ही पारित करवा चुके हैं और हमेशा उसके समर्थन में है। बहरहाल इस जो पूरी चर्चा हो रही है, इस चर्चा में क्या कुछ बातें आई हैं, क्या निकल कर आई हैं, किस तरीके से राहुल गांधी ने एक जादूगर का जो उदाहरण दिया, उस जादूगर के उदाहरण पर इतने ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोग नाराज़ कैसे हो गए, खुद स्पीकर इतने नाराज़ कैसे हो गए, क्यों हो गए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के जादूगर वाले उदाहरण से ही। आखिर जादूगर का नाम लेना, जादूगर का उदाहरण देना, जादूगर से किसी की तुलना करना, ये असंसदीय कैसे हो गया? और अभी खबर आ रही है कि उसको संसद की कार्यवाही से निकाल भी दिया गया। यहाँ गाली गलौज तक की गई है, यहाँ पर सांप्रदायिक रूप से सीधे सीधे धमकी तक दी गई है, लेकिन उन चीज़ों को संसद की कार्यवाही में रखा गया है। पर राहुल गांधी ने जो जादूगर का उदाहरण दे दिया, उस उदाहरण से इतने तिलमिला गए सत्ता पक्ष के लोग, और ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष ही डिक्टेट कर रहा है कि कैसे सदन चलेगा, और स्पीकर साहब बिल्कुल वैसे सदन चला रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर इसलिए नहीं पड़ता है जी कि लाखों लोगों ने राहुल गांधी की उस स्पीच को सुना। देखिए कोई भी व्यक्ति जो बोलता है वो अपना जो चित्र बनाता है और जिस प्रकार से वो व्यू रचना करता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कनेक्ट ना कर पाते, अगर वो इस स्टोरी को वास्तविकता से कनेक्ट ना कर पाते, तब तो उनकी निंदा होती। जैसे मैंने तो अक्षरशः उनका पूरा भाषण सुना। उन्होंने बताया कि वो और प्रियंका एक जगह जादूगर का कार्यक्रम देखने गई जहां 300 बच्चे साथ थे, और जादूगर आता था, एक एक करके करतब दिखाता था, कभी कबूतर निकालता था, कभी कुछ निकालता था, बच्चे तालियां बजाते थे और उसका जादू चल रहा था। फिर उसने क्या किया कि अपने शरीर पे उसने चेन से अपने को बंधवाया और ऊपर से एक कवर करवाया। जब कवर खुला तो कुछ ऐसा प्रपंच वो करना चाहता था कि जब खुले तो उसके बाद जंजीर खुली मिले और बच्चे ताली बजाए। हुआ कुछ यूं कि वो बंधा रह गया और खुल नहीं पाया। तो बच्चों में तो मजाक उड़ गया उसका, जादूगर का। उसके बाद जादूगर की कला, बिल्कुल एक जादू का जो पूरा प्रभाव था वो खत्म हो गया। फिर जादू वो चला नहीं पाया। अच्छा, यहां तक तो वो बना रहे थे उसकी पृष्ठभूमि। भाई हम लोग भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो पृष्ठभूमि बनाते हैं, उसके बाद ही तो अपनी बात करते हैं। एक इंट्रो होता है तब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो जो विपक्ष की नेता, मैंने किरण रिजिजू को देखा, राजनाथ सिंह को देखा, वो कड़ी निंदा। मैंने उनके तो हर वाक्य में पाकिस्तान कुछ कर दे, टेररिस्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, वो कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा, किरण रिजिजू बार बार खड़े होने लगे, उधर से वो डिबेट। अच्छा, जब राहुल गांधी उस मुद्दे पे पहुंचे, जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा ये जादूगर जो है
ये जादूगर में, अब आप बताइए, आप समीर अहमद जी आप खुद बताइए, जितने भी 2014 के बाद इन्होंने स्टेप उठाए हैं वो केवल लोगों को मनोवैज्ञानिक और अपने भक्तों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके ये कन्विंस करने का प्रयास किया गया है कि गरीब के हित में है और जनता के हित में। अब बताइए नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? मैं भी नोटबंदी का भुगतभोगी हूं जी। मैं केवल लॉकर ऑपरेट करने गया था और मुझे 15 मिनट तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मैंने पुलिस वाले से कहा भैया मुझे तो लॉकर ऑपरेट करना है। मैंने साहब आप लाइन में खड़े रहिए, लाइन कोई नहीं छोड़ेगा। और मैंने ये भी देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग बड़े बड़े स्टेट टैक्सियों में पैसे ला के दूसरे रास्ते से जा रहे थे, नोट चेक करा रहे थे। आदमी को क्या इनकम टैक्स का नोटिस मिला कि आपने इतना ज्यादा पैसा कैसे, लोगों को 10-10, 20-20% पे लोगों ने पैसा कन्वर्ट किया, चार्टेड अकाउंटेंट ने 30-30% में कन्वर्ट किया और हमारे जैसे लोग लाइन में खड़े रहे, कुछ लोग मौत के घाट उतर गए। जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा सर्कुलेशन में आ गया। तो ये जादूगर ने एक ट्रिक चलाई थी और इनके पूंजीपति मित्र और इनके भक्तों के माध्यम से जनता को बताया गया था ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए है, ये टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है और ये गरीब जनता के हित में। गरीब जनता का नुकसान हो गया, किसान की खत्म हो गई, एमएसएमई खत्म हो गया और बड़े बड़े पूंजीपति को फायदा हो गया क्योंकि कैश जब नहीं चला तो लोगों ने जाके इंटरनेट बैंकिंग की और बड़े बड़े लोगों का फायदा हो गया। फिर जीएसटी ले आए। अच्छा कहा था वन नेशन वन टैक्स, 2500 उसमें धाराएं बना दी, इतना टैक्स उतना टैक्स। पेट्रोल पे जीएसटी लगाया नहीं, उसमें अपना अनाप शनाप पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये दिखाया गया 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ हम जीएसटी वसूल रहे हैं। अरे भैया ये तो शर्म की बात है, 2 लाख रुपए महीना आप जीएसटी वसूल रहे हैं, हम ही से तो वसूल रहे हैं, मध्यम और गरीब वर्ग से ही तो वसूल रहे हैं। अच्छा उसके बाद पुलवामा हो गया। अब पुलवामा जब हुआ तो जवाब आपको देना चाहिए था, पुलवामा क्यों हुआ? आपने कहा साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अच्छा जनता भी, क्योंकि सारे गोदी मीडिया हैं, उन्होंने ताली बजवा दी, साहब पुलवामा कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फिर ये पहलगांव हो गया, पहलगांव कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अच्छा ऑपरेशन सिंदूर करने की वजह से पाकिस्तान मजबूत हो गया। आज के तारीख में आईएमएफ ने कभी उसको लोन नहीं दिया था, वर्ल्ड बैंक ने कभी लोन नहीं दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि दुनिया ने देखा कि आपने कोई प्रूफ ही नहीं दिया और अटैक कर दिया और उसके बाद काउंटर अटैक हुआ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उन्होंने समझौता करा दिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो मुंबई अटैक के बाद वो डॉजियर दिया करते थे, उससे पूरे विश्व को प्रूफ देते थे कि ये पाकिस्तान जो है टेररिज्म स्टेट है और आज के तारीख में पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। तो ये जादूगर जो टोपियां बदलता था इस बार फंस गया जी। इस बार भी उसने सोचा था कि भैया अब तो ये ईरान और इजराइल का युद्ध हो गया है और एलपीजी की बड़ी समस्या है, श्रमिक का आंदोलन हो रहा है। अच्छा एक और कल्याण बनर्जी का भी मैंने भाषण सुना पूरा, मिश्रा जी उसके बारे में भी जरा गौर फरमाइएगा जी। वो कहते हैं कि इस समय जबकि बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन हो रहा है, इन्होंने ये सेशन बुला लिया जिससे बंगाल और तमिलनाडु के लोग और जानते हैं यहाँ इनको जीतना भी इतना है नहीं। और मैं अभी बंगाल गया हूँ, कलकत्ता घूम के आया हूँ, मैंने लोगों से बात की है और क्षेत्रीय भ्रमण भी किया है। इस बार टीएमसी का वोट शेयर 50% से ऊपर होगा और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि जो इन्होंने एसआईआर कराई है, एक घर में 4 भाइयों में 2 के नाम काट दिए, 2 के रख दिए हैं। अब वो बताइए घर के अंदर जिनके नाम रह गए हैं वो कहेंगे यार मेरे सगे भाइयों के नाम तुमने काट दिए, मैं तुम्हें वोट दूंगा, इस तरह की फर्जीगिरी करते हो। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ट्राइब्यूनल जिनका नाम ला देगा 48 घंटे पहले तक वो ऐड हो जाएगा। तो ये जादूगर जो कलाकारी कर रहा था वो फंस गया है। राहुल गांधी ने जब कहा कि कल जब माननीय मोदी जी का भाषण हो रहा था गला सूख रहा था और शॉर्टेज भाषण उन्होंने दिया क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा ये भी प्रियंका गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, कल्याण बनर्जी ने भी कहा। यानी सीधे सीधे कहना था राहुल गांधी का कि जो जादूगर था, जादूगर की ट्रिक लोगों को समझ में आ गई है। अब जो समझ में आ गई है तो फिर उसके पास न कंटेंट रहा न ट्रिक रही तो वो करे क्या। अब वो जाहिर सी बात है कि फिर गला भी सूखेगा, घबराहट भी होगी और बेचैनी भी होगी। और लेकिन सवाल ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपको क्या लगता है, मैंने बहुत कुछ पार्लियामेंट भी काफ़ी दिन तक कवर किया है, लगातार जाता रहा हूँ। इसके अलावा उसके पहले जब कवर नहीं करते थे, पत्रकार नहीं थे, तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखा करते थे टेलीविज़न पर। जब से आ रही है आपने भी देखा है बहुत दिनों से। कभी आपको ये लगा कि 2014 के पहले भी ऐसी स्थितियां थी जब सत्ता पक्ष
इतनी अराजकता करता रहा। अराजकता ही इसको कहेंगे, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बाकी सभी लोग बोल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें कोई इसी तरह की बहस तो हो नहीं रही है। सीधे सीधे इस मुद्दे पर, विधेयक पर, जिसको जिस तरीके से समझ में आ रहा है, जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, अपनी बात वो रख देगा। लेकिन यहां राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना जब शुरू किया तो सत्ता पक्ष, और उसमें बहुत बेहतर तरीके से साथ देते हैं स्पीकर साहब। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह क्या सत्ता पक्ष व्यवधान पैदा करने वाला इससे कभी रहा है कुछ, आपको अपनी स्मृति में कहीं समझ में आता है? देखिए, लोकतंत्र में जीत हार जो है नॉर्मल चीज है, लेकिन सत्ता पक्ष को मोदी जी के आने के बाद जी इस चीज की आदत छूट गई है कि कभी कभी आपको पैर पीछे खींच लेने चाहिए। जब आपका किसान आंदोलन हुआ और बिना सोचे समझे केवल अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए 3 किसान बिल आप ले आए, 13 महीने तक आपने किसानों को परेशान किया। 13 महीने के बाद आपने कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो भक्त लोग जो पहले कहा करते थे कि मोदी जी एक बार कदम उठा लेते हैं, पीछे नहीं हटाते हैं, बाद में कहने लगे कि मोदी जी ने, देखिए 13 महीने के बाद 500 लोगों के मौत के बाद उनके दिमाग में विचार आया। लेकिन वो तो ये मानते हैं कि मोदी जी जो करते हैं वो अच्छे करते हैं, मास्टर स्ट्रोक चलते हैं। मास्टर, अब ये सत्ता पक्ष को ये समझ में आ गया है जी, इस बार वो फंस गए हैं बहुत बुरे। क्योंकि कल्याण बनर्जी ने भी कहा, प्रियंका ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, अभी इसी समय आप 33% रिजर्वेशन दे दीजिए महिलाओं को, और इसी पार्लियामेंट सीट में अभी आपने 2023 में जो बिल पास किया 2024 में क्यों नहीं किया? इसका माने आप कोई टोपी घुमाने का काम कर रहे हैं, और टोपी घुमाने की बात पकड़ में आ गई है। अच्छा, फिर टीएमसी वाले जब कल्याण बनर्जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 14% है और राज्यसभा के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 16% है। जब बीजेपी वालों ने पूछा कि टीएमसी की क्या स्थिति है, उन्होंने बताया लोकसभा के अंदर है 38%, 38% जी, और राज्यसभा के अंदर है 45%। माने टीएमसी, अब ये बताइए, आपने तो बंगाल में फायदा करा दिया ममता बनर्जी का, कल तो वहां पोस्टर लग जाएंगे कि भैया महिला वंदन, आप जो ये नारी वंदन कर रहे हो, नारी वंदन तो टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने खुद ही कर दिया। अरे उनकी जो सर्वोच्च लीडर है वही महिला है, और उसके यहाँ 38% और 45% का रिप्रेजेंटेशन है, तुम्हारे यहाँ 14% का और 17% का रिप्रेजेंटेशन है। तो महिलाओं को अगर तुम्हें सम्मान देना है तो ये तो टीएमसी ने दिया है। अच्छा, वहां पे तमिलनाडु में स्टालिन ने ब्लैक कपड़े पहन के आ गए, जो डीएमके के सांसद थे सारे के सारे ब्लैक कपड़े पहन के आ गए। फिर वो कहने लगे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब वो ब्लैक और ब्लू पहन के आने से कुछ नहीं होगा। उसमें बहुत अच्छा कनिमोई ने बोला, उन्होंने कहा देखिए ब्लैक जो है ये प्रोटेस्ट का तरीका है, और जो ब्लू है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कपड़ा है। भाई आपने भी ब्लू जर्सी पहनी हुई है, मैंने भी ब्लू अपने कपड़े पहने हुए हैं। अरे तो ये कोई शर्म की बात है? ब्लू में भी आपको परेशानी है, ग्रीन में भी आपको परेशानी है, मतलब आपको क्या एक ही रंग के अलावा सारे रंग? हमारा देश जो है तो रंग बिरंगा देश है, हमारे देश में तो हर चीज का, वरना हरे रंग से अगर इतनी परेशानी है तो भैया भारतीय जनता पार्टी वालों सब्जी खाना बंद कर दो। सारी सब्जियां हरी होती हैं, प्रकृति पूरी हरी है। तो ये थोड़ी है कि भगवान ने जो प्रकृति बनाई थी वो मुसलमानों के लिए बनाई थी, अब इन्हें हरे रंग से ही इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो देखिए ये अपने मामले में गए हैं उलझ, और इतनी बुरी हार होने वाली है, एक घंटे बाद पता चली जाएगा इतनी बुरी हार होने वाली है। अच्छा, एक और चीज देखिए समीर आत्मज जी, इन्होंने जो अमेंडमेंट लेके आए थे, जो ओरिजिनल एक्ट बना था 2023 में, उसको नोटिफाई नहीं किया था जी। जब ये पॉइंट आउट किया गया, अरे यार उस पर डिस्कशन एडमिस कैसे हो गया जब वो उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था? रात को 12 बजे उसको नोटिफाई किया अपने गजट में। हाँ, मतलब इतना तो विधेयक, कानून जो है इम्प्लीमेंट नहीं है और उसको संशोधित करने के लिए आप विधेयक ले आ रहे हैं। ये ऐसा इनको लगता है कि कानून, संविधान, इनकी परिभाषा जैसे तय कर देंगे, जैसे बना देंगे वैसे ही लोग मान लेंगे, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। और वही बात कही राहुल गांधी ने कि जादूगर, यहाँ आप अपनी ट्रिक लगा रहे हैं, लेकिन उस ट्रिक को जानने वाले, उस ट्रिक को आजमाने वाले बहुत आए हैं, और आप जो कुछ भी करेंगे वो सारी चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। आपकी ये भी कोशिश थी कि हम परिसीमन करा लें, लोकसभा में सीट बढ़ा लें, हम 543 से उसको हम 850 कर लें,
लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोगों और आरक्षण, महिला आरक्षण के नाम पर कर ले। अरे कैसे नहीं पता लगेगा? आप महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेर देंगे। महिला आरक्षण विधेयक तो डंके की चोट पर पूरा विपक्ष साथ देकर उसने पारित करवाया है, तो आप कैसे? लेकिन वही है, और जब ये चीज़ें समझ में आ गई और उस चीज़ को कोई बता रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बौखलाहट आएगी ही। लेकिन बड़ी हैरानी तब होती है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जब स्पीकर को वो बार बार कहते हैं कि संसद मर्यादा से चलेगा, संसद परंपराओं से चलेगा। मुझे कहीं भी कोई परंपरा ऐसी नहीं देखती, जैसा बताया हमने कि बहुत करीब से देखा है, प्रोसीडिंग को कवर किया है हमने एक जर्नलिस्ट के तौर पर। कभी कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से नहीं आया है कि जिसके पीछे एक नारे लगाते हुए और वो आए तो नारेबाजी होती रहे और स्पीकर मुस्कुराता हुआ देखता रहे, और विपक्ष का नेता अपनी बात को कहने के लिए कुछ उदाहरण अगर दे रहा है तो उस उदाहरण की भाषा पर उनको आपत्ति है, उस उदाहरण के तरीके पर आपत्ति है। ये अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब इस पर स्पीकर कहेंगे कि वो नियम से काम कर रहे हैं, संसदीय परंपराओं का पालन कर रहे हैं। कहाँ दिखाई पड़ रही हैं परंपराओं का पालन करते हुए ये सारी चीजें? देखिए, जो रमेश विधूड़ी ने किया था, उस समय जो भी संसद में जी स्पीकर बैठे थे कुर्सी पे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या किया था, और उसके बाद उन्हें क्या दंड मिला। देखिए, यहां तो आपने राहुल गांधी की बात को एक्सपंज भी कर दिया, जादूगर वाली बात को एक्सपंज भी कर दिया जी, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में बात फैल गई, राहुल गांधी की बात लोगों ने सुन ली, तो ये पता चल गया कि अब जो कर्तव्य दिखा रहा था जादूगर, वो फेल हो गया है। अब जादूगर जो है पकड़ा गया। अब असली मुद्दा एक और है समीर आत्मज जी, एक समस्या और है बहुत बड़ी जी। आपने सुना था कि लेबनान और इजराइल के बीच में 10 दिन का युद्ध विराम हो गया, लेकिन इजराइल ने तब भी अटैक कर दिया। उसने कहा हम नहीं मानने को तैयार हैं। 24 घंटे में नहीं चला। इसका मतलब यह है कि जो तेल की समस्या है, गैस की समस्या है, ये 10-15 दिन में खत्म होने वाली नहीं है, इसका बने लंबा चलने वाली है। आज के तारीख में पूरे श्रमिक संगठन इतने ज्यादा बेचैन हैं कि आपने 12,000 से तनख्वाह बढ़ा के 14,000 रुपए कर दी। अब लोग कह रहे हैं भैया अगर तुम गैस हमें 100 रुपए किलो की दे दो, 14,000 में हम काम चला लेंगे, लेकिन हम 400 रुपए 500 रुपए की गैस खरीद के कैसे काम चला लें? अच्छा, बार बार जो है श्रमिक उनको दबाते हैं। अच्छा, ये भी आज सुना एक वीडियो के अंदर, मैंने एक कार्यक्रम के अंदर, कि वो जो पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, पहले तो फोन किया फैक्ट्री वालों ने कि आ जाओ, वहां मजदूर गए तो उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। अब वो पुलिस थाने दौड़ रहे हैं, वो जेल दौड़ रहे हैं, वो कोर्ट दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा बच्चे कहां गए। बाद में एक 14 साल के बच्चे को पकड़ लिया, जिसको जेल में रखने का अधिकार ही नहीं है पुलिस के पास। ये उसी प्रकार की स्थिति हो रही है जैसे इमरजेंसी में हमने सुना था कि 75 साल के आदमी को पकड़ लिया कि साहब ये खंबे में चढ़ के तार काट रहा था, वो 14-15 साल के बच्चे को जेल में रख लिया। अच्छा, बाद में वही वीडियो ये दिखाता है जो लोग पकड़े गए हैं उनसे गेहूं कटवा रहे हैं। अरे उनका उपयोग जो है वो बंधुआ मजदूर की तरह हो रहा है। महिलाएं बिलख रही हैं, महिलाएं ये कह रही हैं कि भैया हमारा तो किराया हमको देना है। अच्छा, फैक्ट्री वाले भी अपना दुष्टता का रूप, क्योंकि उन्हें सरकार का संरक्षण है, वो कह रहे हैं हम नहीं बढ़ाएंगे तनख्वाह, जो करना है कर लो, पहले बुलवा के अरेस्ट करा रहे हैं। ये समस्या भी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जादूगर जो है परेशान है। जादूगर का कोई जादू नहीं चल रहा। वो सोच रहे थे अरे यार ये बताइए समीरात्मक जी, आपके घर की जो सारी व्यवस्था चलाती है आपकी पत्नी चलाती हैं, मेरे घर की व्यवस्था मेरी पत्नी चलाती हैं। अरे यार, अगर तुमने पार्लियामेंट में मान लो सीट दे, रिजर्वेशन भी दे दिया, तो हमारी आपकी पत्नी इलेक्शन लड़ पाएंगी क्या? एक पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने में कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हर आदमी जानता है। अरे हमारे यहाँ खाने को तो है नहीं, अपना घर का खर्चा तो हम चला नहीं पा रहे, हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? वही करोड़पति अरबपति लोग जो है उनकी पत्नियां फिर वो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास चुनावी बॉन्ड का पैसा होगा, पीएम केयर फंड का पैसा होगा, आरएसएस जिसको विदेशी, अब एक नया उन्होंने बना दिया है कि साहब वो विदेशी जो डोनेशंस है वो लेने का भी अधिकार उनको दे दिया है। आपके मध्य प्रदेश वाले जो कौन से हैं वो बाबा जो पर्ची निकालते हैं, बागेश्वर। अब बताइए, बागेश्वर पर्ची ये नहीं निकालते कि ऑयल क्राइसिस आने वाली है, एलपीजी क्राइसिस आने वाली है। अब उनको ये दे दिया है, फॉरेन डोनेशन लेने का अधिकार बागेश्वर धाम को दे दिया। बाकी आप एनजीओज पे तो एक्शन लेंगे कि आपने फॉरेन डोनेशन कैसे ले लिया, बैन कर दिया, और एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन पे हम एक्शन लेंगे। लेकिन बागेश्वर जो पर्ची निकालने वाले हैं, क्योंकि वो धर्मांधता फैलाते हैं,
धर्म का उन्माद फैलाते हैं। तो देखिए वास्तविकता यह है कि अब ये जादूगर को समझ में आ गया है कि बुरी तरह उलझ गया है, जनता बिल्कुल थक हार गई है। पूंजीपतियों को जो 11 साल आपने बड़ी तरह से पैसा कमाया है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, अब श्रमिक जनता, और अब ये श्रमिक के बाद ये खेत मजदूरों की बारी है, ये गिग वर्कर्स की बारी है, ये हाउस होल्ड में मेड्स की बारी है। सब कह रही हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। ये मोटी मोटी तोन लेके और 5-5 पैक स्कॉच के विस्की के लगाने वाले और फॉर्च्यूनर में चलने वाले अपनी थोड़ी तोन कम करें और थोड़ा सा अपना लाभ का हिस्सा हमसे बांटें। और एक हमारे देश में सामाजिक न्याय होना चाहिए, गरीब लोगों का हित होना चाहिए और सबको जीने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास तो ऐसा मकान हो जिसमें 4 फ्लोर तो केवल कार रखने के लिए हो और एक एक कार भी 10-10 करोड़ की हो, और दूसरी तरफ वो आदमी हो जो बेचारा अपने माँ बाप की, अपने बच्चों का चिकित्सा न करा पाए। एक चीज बिल्कुल, इसमें कई व्यावहारिक समस्याएं भी इस बिल में है। एक महत्वपूर्ण बात ये है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि ये जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं या सरकार के और भी बाकी लोग भी कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी, कि कोई नुकसान नहीं होगा, दक्षिण भारत के लोगों का 50-50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। अरे ये किस नियम और किस फार्मूले के तहत बढ़ाई जाएंगी? अभी तक का जो था कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से जब परिसीमन होता था उसके हिसाब से सीटों की संख्या तय होती थी कि इतनी आबादी पर इतनी सीटें होंगी। आप कौन से फार्मूले पर 50% सीट हर राज्य में आप बढ़ा देंगे? और ये तो और इसका उस बिल में कोई बहुत स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख है नहीं। अब उस पर जब बात हो रही है तो आप उसको एक जबरन उस पर स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। दूसरी बात एक जो व्यावहारिक इसमें दिक्कत आएगी, अभी तो खैर बिना परिसीमन के, बिना जनगणना हुए आप 2011 की जनगणना पर ही सारा कुछ कर दे रहे हैं, अचानक पता नहीं कौन सी जल्दी पड़ी है। दूसरी बात ये कि जो 350 सीटें बढ़ाई जाएंगी सांसदों की, ये और उसके बाद फिर विधानसभाओं में भी बढ़ेंगी, इसका कितना बोझ पड़ेगा जो उस पर देश की अर्थव्यवस्था पर? नहीं, कल यही हम समीर जी डिस्कस कर रहे थे जी। भाई, एक आदमी एक विधायक बन जाता है, 2 दिन के लिए भी विधायक बन जाता है, 70-75 हजार की पेंशन लेता है। जी हाँ। 5 बार बन जाता है तो 2.5 लाख की पेंशन लेता है। अरे इतना तो हम लोग अभी तक मेहनत करके नहीं कमा पा रहे हैं। अरे यार, तो ये लोगों की संख्या इस समय समस्या है देश के सामने सबसे बड़ी। मजदूरों के, श्रमिकों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, युवाओं को नौकरी कैसे दी जाए। जो आपने अग्निवीर बना दिए, जो 17 साल की नौकरी करते थे और पेंशन मिलती थी और मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, मान सम्मान मिलता था, उनको तो 4 साल में रिटायर कर देंगे आप। 17 साल में सेना ज्वाइन करेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दिन का विधायक जो है 75,000 रुपए की पेंशन लेगा, उनकी संख्या डबल कर देंगे। अरे ये तो आप बिल्कुल विलासिता का केंद्र बना रहे हैं। हाँ, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। आज जो 543 सीटें हैं, आधी आज ये कह रहे हैं अपोजिशन वाले, अभी बैठ के रात को 12 बजे तक बैठ के पास करा दीजिए। बिल्कुल इसी 543 में आज की डेट से नेक्स्ट जितने भी इलेक्शन होंगे उसमें सब में 50% रिजर्वेशन महिलाओं का होगा। आप कर दीजिए, डिलिमिटेशन करने की भी जरूरत नहीं। जो सीटें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें 50% रिजर्वेशन कर दीजिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है? जिन सीट में आप चाहते हैं उसमें 50% महिलाओं को दे दीजिए। बिल्कुल भाई, वो तो कहा ही जा रहा है कि आप 543 में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके लिए अब डीलिमिटेशन करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सवाल यही है कि डीलिमिटेशन के लिए ये विशेष सत्र लाते, लोगों को तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उनसे बहकाने की कोशिश करते तो शायद संभव ना होता। और दूसरे ये भी था कि डीलिमिटेशन के लिए आपको संविधान संशोधन करना है और वो संशोधन आप उसमें आप फेल हो जाएंगे। अब यहाँ फेल होते हैं तो आप एक महिला आरक्षण का नाम लगा देंगे। ये जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, क्या लगता है कि यहाँ भी पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया विपक्ष ने? अब तो सबको समझ में आ गया कि यहाँ महिला आरक्षण का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। ये केवल इसलिए इसकी बात हो रही है कि डीलिमिटेशन कर दिया जाए, वो सीटों की संख्या जो बढ़ाने की मंशा है बीजेपी की वो पूरा कर ले। तो ये तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने उस नैरेटिव को पूरा ध्वस्त कर दिया और लोगों की समझ में भी आ गया है। भाई, देश की जनता को समझ में आ गया कि अगर महिला आरक्षण की बात, वो तो 2013 में पास कर दिया, 2023 में पास कर दिया गया था जी। अपोजिशन उस समय भी कह रहा था 2024 में इंप्लीमेंट कर दीजिए, वो आपने नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाए इस आधार पे कि महिला आरक्षण पे
हम ला रहे हैं और बाद में लोकसभा और संसद में सिंपल मेजॉरिटी से आप जो चाहें करते रहें, जिस प्रकार से सीटें बना दें। अब राहुल गांधी ने कहा ही कई ऐसी सीटें हैं जहां पे क्षेत्र जो है इतना छोटा है, 5 लाख वोटर्स हैं, कहीं है जहां 30 लाख वोटर्स हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है कर रहे हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। आपने यही असम में कर दिया, यही कश्मीर में कर दिया, आप पूरे देश में करना चाहते हैं। भाई अगर महिलाओं को आपको सम्मान देना है तो महिलाओं के सम्मान में तो पूरा पार्लियामेंट आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, अभी कर दीजिए। आप कल सुबह हम लोग लड्डू बांट देंगे कि हो गया महिला आरक्षण। लेकिन प्रश्न ये उठता है फिर ओबीसी का कैसे होगा? 2011 में तो कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, तो कैसे अब होगा? अभी जितने और इलेक्शंस होंगे उसमें कैसे होगा? तो ओबीसी का, एससी एसटी का, जो लोगों का वो हुआ है उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? फिर अच्छा, एक और नया प्रश्न कल्याण बनर्जी ने उठाया जी। अभी आपने जनसंख्या ये जनगणना का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जनगणना का कार्यक्रम शुरू कर दिया है जी। अरे जब शुरू कर दिया है तो 2011 में कैसे कर सकते हो भाई? वही तो, अब उसका वेट कर लो भाई। अब जनगणना हो रही है, जनगणना के बाद परिसीमन भी होगा, लेकिन आप 15 साल पहले के आंकड़ों के आधार पर आप परिसीमन, और अचानक अभी तक आप ही कह रहे थे कि जनगणना हो जाने दीजिए, परिसीमन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे आरक्षण की व्यवस्था। और अब आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब हम 2011 पर और तत्काल आप लागू कर देंगे। यही तो नहीं किसी के समझ में आ रहा है कि आखिर ये कौन सी ऐसी हड़बड़ी अचानक आ गई, वो भी जबकि आपके 2 राज्यों में के विधानसभा चुनाव बचे हुए हैं, वहाँ अभी पूरी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अपनी चरम पर है। बहुत वही मैंने कहा कि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी सरकार, विपक्ष को जो घेरने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगता है उस जाल में खुद बहुत बुरी तरीके से उलझ गए हैं, गिर गए हैं। नहीं, वो तो है ही। जो राहुल गांधी ने कहा कि जादूगर जो है वो फंस गया है जी। अभी तक जो जादूगर ट्रिक दिखा रहा था, जनता ताली बजा रही थी, अब जादूगर इस बार फंस गया है। और जादूगर कोई, अच्छा भाई आप अभी जनगणना न शुरू कराते जी, अगर जनगणना न शुरू होती, पर यही हम लोगों को प्रश्न उठा था कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हुई। पहले कहा गया साहब कोविड आ गया इसलिए नहीं हुई। अरे यार, इलेक्शन तुम करा सकते हो, स्टेट इलेक्शन करा सकते हो, तुम पार्लियामेंट इलेक्शन करा सकते हो, तुम जनगणना नहीं करा सकते। अच्छा, जातीय जनगणना, पहले तो जातीय जनगणना को मना करते रहे, जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हो गए। अब जब भैया जनगणना शुरू करा दी तो 2011 की बात क्यों कर रहे हो? 15 साल के बाद कौन सी जनगणना हुई है? तो इसका बने इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। और ये जो सेंसस का डिपार्टमेंट है ये माननीय अमित शाह जी के अंडर में है। तो वो जो राहुल गांधी ने पूरा किस्सा सुनाया था, उस किस्से का लबो लबाब ये था कि आप जादूगर हैट बदलते रहे, अपना जादूगरी दिखाते रहे, करतब दिखाते रहे, लोग उलझते रहे। इस बार भी आपने सोचा था लोगों को उलझा देंगे, लेकिन आप खुद उलझ गए। और अभी अगले 15 दिन में ऐसी स्थितियां होने वाली हैं, ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं कि लोग जो है इस समय उद्वेलित हैं, क्योंकि घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं लोगों के। और घर के खर्चे नहीं चल रहे 80-90% लोगों के। अच्छा, अब उद्यमी जो है उसको तो आदत पड़ गई है पैसा नाप शनाप कमाने की। वो कहता है हम तो तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे साहब। अब मदरसन सुमी है, लाखों एम्प्लॉइज हैं उसके यहाँ, वो कहता है अगर मैंने 20% का इंक्रीमेंट दे दिया तो मेरा तो वेज बिल बढ़ जाएगा। तो टैक्स कम करो, कॉर्पोरेट टैक्स कम करो। कॉर्पोरेट टैक्स वैसे ही मोदी जी पहले से कम कर चुके हैं, इनकम टैक्स कम किया नहीं, जीएसटी बढ़ा दिया और कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। अब पूंजीपति भी, लेकिन पूंजीपति तो चलिए अपना काम चला लेंगे, लेकिन इस समय चैलेंजेस, और जिस प्रकार से ये आपने देखा कि लेबनान के और इजराइल के बीच में हो रहा है, और जिस प्रकार से उस फ्रंट में भी हो रहा है, हार्डली कितने शिप्स आपके जो है हॉर्मुज़ को अभी तक क्रॉस कर पाए हैं? बहुत कम, मतलब जितने होने चाहिए उसके हार्डली 10%। तो ये कमी तो रहेगी, और कमी रहेगी तो जनता उद्वेलित होगी। जनता उद्वेलित होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जवाब तो मांगेगी नहीं, वो तो सरकार से मांगेगी। तो ये चैलेंजेस जो हैं बढ़ते जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने फोरकास्ट कर दिया कि महाराज आपके जाने का समय आ गया है। बिल्कुल, और ये चैलेंजेस बहुत अहम होने वाले हैं, चूंकि चुनाव के बाद ये संभावना बहुत तेजी से जताई जा रही है। आप तो कई बार कह चुके हैं और बहुत आपने विश्वास के साथ कहा है कि ये सरकार पर आपको इतना विश्वास है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप काफ़ी भरोसा रखते हैं कि वो चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने ही वाली है।
कीमत पेट्रोल डीजल की बढ़ गई तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बढ़ जाएंगी। खैर, अब आज की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब देखना ये है कि इस बिल को जिस आत्मविश्वास के साथ ले आई है सरकार, वो पारित करा पाती है कि नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वो एक लाइन का बयान मुझे जो आया है उसमें दिखाई पड़ रहा है कि वो अब इत्मीनान हो गया है उनको कि कहीं से कोई किसी सूरत में ये बिल पास होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अब उन्होंने खंगालने को बोल दिया है सांसदों की, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पहले ही स्पष्ट कर दी है, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और काफ़ी जानकारी आपने दी। अब देर शाम इन तीनों विधेयकों पर वोटिंग होगी, अभी चर्चा चल रही है संसद में। वोटिंग के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि इस बिल को सरकार जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको पास करा पाई है, नहीं करा पाई है। और ये भी सवाल उठेगा कि जब उसको नहीं करा पाना था तो फिर इस विधेयक को विधानसभा चुनाव के बीच लेकर आई क्यों थी। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।